Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Again today I am here with a new topic. अब इस टॉपिक से रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से अगेन हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे ताकि वो आपको आने वाली जो CET एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे टॉपिक का नाम ही क्या था? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस हमने सर्कुलेशन में से लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? अगेन दो होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। कौन से होते हैं? एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल। ओके, अब यहां पे देखिए सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा है। सिस्टोलिक प्रेशर इन अडल्ट ह्यूमंस इज, अडल्ट ह्यूमंस में सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो क्या है ये पूछा गया है। अब सिस्टोलिक प्रेशर एक्चुअली है क्या? अब देखिए सिस्टोल मतलब क्या है? मेजर्स प्रेशर, किसका प्रेशर? ब्लड प्रेशर in arteries when heart beats। ओके, और अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? मेजर्स ब्लड प्रेशर, यहां पे भी ब्लड ही आएगा, यहां पे मेजर्स ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट क्या करेगा? अब यहां पे रेस्ट करेगा। यहां पे क्या होगा? हार्ट, व्हेन हार्ट रेस्ट। अब देखिए दो स्टेजेस है, कौन सी? एक सिस्टोल एक डायस्टोल है। सिस्टोल में हमने क्या देखा? यहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड का प्रेशर है उसे मेजर किया जाता है, बट कब? जब हार्ट बीट हो रहा है। और यहाँ पे डायस्टोल में जब हार्ट रेस्टिंग के स्टेज में है। बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है? सिस्टोलिक प्रेशर इन अडल्ट ह्यूमंस इज। तो अडल्ट ह्यूमंस में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? कितना होगा? वो है 120 mmHg। कितना है? 120 mmHg। ना ही 150/120 आएगा, ना ही 120/180 आएगा, ना ही 80 आएगा। देखिए क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स दिए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए 120/80, यहाँ पे वैल्यूज तो राइट दिए हैं। 120 जो है वो है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना आएगा? आएगा 120 और डायस्टोलिक आएगा 80। तो यहाँ पे जो नंबर्स है तो वो तो राइट दिए हैं 120 और 80, बट यहाँ पे हमें डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। पूछा क्या है? सिस्टोलिक, इसलिए ये रॉन्ग आ जाएगा। यहाँ पे अगेन ये वाला 80 mmHg जो है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक के बारे में तो कुछ नहीं पूछा, तो रॉन्ग आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखिए नंबर तो दोनों कैसे दिए हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये भी दोनों नहीं पूछे हैं और ये नंबर भी दोनों गलत है। ना ही यहाँ पे सिस्टोलिक जो है वो न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला, हम जो भी बोले, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों भी क्या है? रॉन्ग है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका है 120 mmHg। अब देखिए नेक्स्ट में, Which is the difference between systolic and diastolic blood pressure? Systolic और diastolic blood pressure में डिफरेंस क्या है? देखिए अब यहाँ पे अगेन systolic blood pressure और रुकिए हम अगेन ऐसे करते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पे सिस्टोलिक और ये रहा डिफरेंस पूछा है, ये रहा डायस्टोलिक। देखिए यहाँ पे
सिस्टोलिक कितना था 120 mmHg, मतलब ये था 120 mmHg, और डायस्टोलिक था 80 mmHg। ओके, अब इज इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, इसे माइनस करना है हमें, डिफरेंस मतलब, तो देखिए यहाँ पे माइनस करना है, 120 माइनस 80 कितना आएगा 40 mmHg। ओके, मतलब इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा 40, ये सारे क्या है गलत है। ओके, इसका राइट आंसर आया 40 mm। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन 120/80 न्यूमरेटर इंडिकेट्स, 120/80 में कौन सा न्यूमरेटर है और वो किसे इंडिकेट करता है, क्या वो सिस्टोलिक प्रेशर दिखाता है या वो डायस्टोलिक प्रेशर दिखाता है, ये हमें देखना है। अब देखिए यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे अभी क्या पूछा है 120/80 न्यूमरेटर इंडिकेट्स, 120/80 देखिए अब कितना दिखाया है 120/80, यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर, ये वाला है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या देखना है, कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है और कौन सा डायस्टोलिक प्रेशर है। यहाँ पे यह है सिस्टोलिक, यह है डायस्टोलिक। ओके, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, इन 120/80 न्यूमरेटर इंडिकेट्स, जो न्यूमरेटर है ये वाला न्यूमरेटर है ऊपर का, और न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 120, और वो क्या है सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब इसका राइट आंसर आएगा ये वाला। ओके, और ये नीचे वाला अगर बात करेंगे तो ये वाला क्या है डायस्टोलिक प्रेशर। और मीन प्रेशर और पल्स प्रेशर के बारे में यहाँ पे तो कुछ पूछा ही नहीं है, और ना ही यहाँ पे क्या पूछा है डिनोमिनेटर के बारे में, क्योंकि डिनोमिनेटर पे आपको क्या मिलेगा डायस्टोलिक प्रेशर मिलेगा डिनोमिनेटर पे, तो वो पूछा ही नहीं हमें। हमें क्या पूछा है सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछा है, जो कि है राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइपोटेंशन, अब हाइपोटेंशन एक्चुअली होता क्या है, हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है आर्टरीज में, वो उसका जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा, उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब ये हाइपोटेंशन जो है वो है क्या, देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, एक में था, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब S/D, देखिए मतलब ये क्या सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगेन हाइपोटेंशन हमने क्या देखा, हाइपोटेंशन में हमें क्या दिखेगा कि ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत कम हो चुका है, मतलब अगर वो कम हो जाएगा तो सिस्टोल और डायस्टोल वो दोनों का रेट भी कम ही हो जाने वाला है, वो तो बढ़ने वाला है नहीं क्योंकि हाइपो है, कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे सिस्टोल का रेट भी बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ नॉर्मल सिस्टोल का रेट कितना था, नॉर्मल कितना था, देखिए नॉर्मल है 120, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 120/80, बट ये वाला है नॉर्मल, ये वाला कैसा है नॉर्मल। बट अब यहाँ पे क्या देखना है हमें, कम हो रहा है रेट, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ए वाले में 110/70, मतलब यहाँ पे कम हुआ है और यहाँ पे भी कम हुआ है, बट वो बहुत ज्यादा कम नहीं है, तो ये हाइपोटेंशन है नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए 130/90, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, ये हाइपरटेंशन में जा सकता है, 130 हो गया है, कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर, तो ये नहीं आएगा। ओके, और डायस्टोलिक भी बढ़ चुका है तो ये वाला नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि सिस्टोल डायस्टोल दोनों भी बढ़ चुके हैं, ये दोनों भी हाइपरटेंशन के हैं। और फिर इसमें क्या आएगा 90/50, इसमें क्या आएगा 90/50, क्योंकि देखिए ये ज्यादा ही कम हो गए हैं, तो इसका आंसर आएगा 90/50। अब देखिए आगे हाइपोटेंशन हो गया, अब डायरेक्टली हाइपरटेंशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज नॉट कॉज्ड बाय, किससे हाइपरटेंशन नहीं होगा वो बात करेंगे अभी। देखिए
हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है कि ब्लड का फ्लो बहुत जोरों से होना, आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत फास्ट होना, उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब देखिए सबसे पहले तो ओबेसिटी, ओबेसिटी की वजह से तो हाइपरटेंशन क्या होगा, नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या, आर्टेरियोक्लेरोसिस। अब देखिए आर्टेरियोक्लेरोसिस मतलब क्या है, ब्लड फ्लो डिफिकल्ट होगा। यहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो डिफिकल्ट है यहां पे। ओके, तो यहां पे क्या बोला है, हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड फ्लो जोर से होने वाला है, बट यहां पे तो डिफिकल्ट होगा ब्लड फ्लो के लिए, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और अगेन आर्थेरियोक्लेरोसिस, ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, एनीमिया। इसका क्या है राइट आंसर, एनेमिक कंडीशन पे आपको दिखेगा हाइपरटेंशन होता नहीं, एनीमिया की वजह से हाइपरटेंशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एनीमिया में क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है वो लो होगा, क्योंकि ब्लड ही कम होगा। अगर ब्लड का अमाउंट ही कम है तो फिर क्या होगा, ब्लड का फ्लो का प्रेशर है वो भी हाई नहीं होगा, वो भी लो होगा। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन एनीमिया की वजह से नहीं होगा, बाकी ये सारे जो है इनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब देखिए आगे 6.1, द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे टर्म्स है, एक एक करके हम देखते हैं। अब देखिए एंजियोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, ब्लड वेसल्स। कार्डियोलॉजी का क्या है, स्टडी ऑफ हार्ट। हिस्टोलॉजी का क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। ओके, हेमेटोलॉजी का क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड। मतलब, और यहां पे पूछा क्या गया है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहां पे इसका राइट आंसर आपको भी समझ में आया होगा, क्या है राइट आंसर, एंजियोलॉजी। लॉजी मीन्स टू स्टडी और एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। यहाँ पे देखिए वही पूछा है, ये बाकी के तो नहीं आएंगे, इसलिए इसके आंसर, इसका राइट आंसर ये है, ना कि सी, बी और डी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हेवीनेस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, कब आया था, इन द ईयर 2015। अब देखिए यहां पे हेवीनेस विथ सीवियर चेस्ट पेन। देखिए हेवीनेस भारीपन, हेवीनेस विथ सीवियर चेस्ट पेन भी होगा इसमें, विच में डिसअपियर, वो डिसअपियर हो सकता है, विथ रेस्ट, अगर थोड़ा देर हम रेस्ट करें तो वो चला जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टर्म्स है, एक एक करके पढ़ेंगे इन टर्म्स को क्या है करके। अब देखिए एंजिना पेक्टोरिस मतलब क्या है, यहाँ पे चेस्ट पेन होगा। यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस मतलब क्या है, इसका देखते हैं हम। यहाँ पे चेस्ट पेन होगा ड्यू टू लेस ब्लड फ्लो इन आर्टरीज अरे रुको बच्चों, इन आर्टरीज because of exercise। देखिए एक्सरसाइज के दौरान, अगर एक्सरसाइज आप करते हो, एक्सरसाइज अगर हम कभी हेवी एक्सरसाइज कर ले, उस दिन क्या होता है, हमें उस दिन नहीं, उस वक्त एक्सरसाइज के दौरान अगर ज्यादा एक्सरसाइज हमने कर ली
तो उसके बाद कभी कभी ऐसे होता है कि चेस्ट में पेन होता है, और अगर देखिए हम अगर जोर जोर से भागे और भागने के बाद थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, थोड़ी देर देखिए चेस्ट पेन होता है, तो वो चेस्ट पेन किस वजह से होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो आर्टरीज की तरफ एक्सरसाइज के वक्त लेस हो जाएगा। ओके, तो उस वजह से अगेन क्या होगा, यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस इसे हम बोलेंगे। और बाकी के सब में आर्टेरियोक्लेरोसिस में भी आपको ये ऐसा नहीं नजर आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म तो इससे कुछ रिलेटेड ही नहीं है, आर्थेरियोक्लेरोसिस में भी ऐसा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है एंजिना पेक्टोरिस। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे, AB ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इसे किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर ने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, तो इसने AB ब्लड ग्रुप को नहीं डिस्कवर किया था, ABO ब्लड ग्रुप को, मतलब ये पूरा AB, ये सारे ब्लड ग्रुप को इन्होंने भी नहीं किया था, विलियम हार्वी में भी नहीं किया था, तो किसने किया था? डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली, इन दोनों ने मिलके AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको आता है तभी टिक कीजिए, नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे, 9th वाला क्वेश्चन कब आया था? 2016 में आया था। देखिए, मस्कुलर रिजेस, अब ये क्या है? रिजेस मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसे मराठी में? खास, रिजेस, रिजेस एंड फरोज जो हम तो बोलते हैं जिससे, तो देखिए यहाँ पे मस्कुलर रिजेस एट इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे रिजेस के बारे में पूछा है और वो है प्रेजेंट कहाँ है? इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स, उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे इसे क्या बोला जाएगा? कोर्डिया टेंडिनी, ये तो नहीं बोला जाएगा। पैपिलरी मसल्स, मस्कुलर रिजेस एट द इनर सरफेस ऑफ वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज, नहीं, वेंट्रिकल्स के इनर सरफेस पे जो मस्कुलर रिजेस होते हैं उसे पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, नहीं, पैपिली नहीं है वहां पे। आगे देखिए अब, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम का मीनिंग क्या होता है? वो डिवीजन करता है, किसी भी डिवीजन को या फिर किसी वॉल को, जो एक वॉल है जो दो चीजों को डिवाइड करती है, उसे क्या बोला जाता है? समझो ये वॉल है और इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सेप्टम, जो बीच की वॉल को, उसको सेप्टम बोलेंगे। बट यहाँ पे सेप्टम के बारे में भी नहीं पूछा गया, यहाँ पे रिजेस पूछा है, सेप्टम के बारे में नहीं पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा? टर्बिक्यूली कैर्नी, इसका राइट आंसर आएगा टर्बिक्यूली कैर्नी। अब देखिए आगे, इन ईसीजी में पी वेव रिप्रेजेंट्स, पी वेव जो आता है ईसीजी में, जो पी वेव आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किसे रिप्रेजेंट करेगा वो? ओके, देखिए अब रिपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन, दो स्टेजेस उसके अंदर दिखती है, तो यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल और वो रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन किसका दिखता है? वेंट्रिकल्स का और आर्टरी का। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, ईसीजी में जो पी वेव है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? इसका भी डायरेक्ट आंसर है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को। ओके, ना ही वो आर्टेरियल रिपोलराइजेशन को बताएगा, ना ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताएगा, और ना ही वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बताएगा। मेन वो बात किसके, पी वेव अगर आया तो वो बात किसके बारे में करेगा? आर्टरीज के बारे में करेगा। ओके, और आर्टरीज के बारे में भी वो किसके बारे में करेगा? डीपोलराइजेशन के बारे में करेगा। यहाँ पे वो डीपोलराइजेशन के लिए हेल्प करेगा। अब आगे देखिए, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज इज टर्म्ड एज, आर्टरीज के लाइनिंग पे जो फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? ओके, यहाँ पे 4 डिफरेंट टर्म्स दी गई है, उससे अब हमें देखना है एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे आर्थेरियोक्लेरोसिस,
दोनों जो वर्ड्स है आपको क्या लगेंगे, सेम सेम लगेंगे, बट यहाँ पे आर्थेरोक्लेरोसिस, देखिए पहला वाला, या फिर हम यहीं पे लिख देते हैं, ओके यहीं पे लिखते हैं। देखिए आर्थेरोक्लेरोसिस में क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, आर्थेरोक्लेरोसिस में डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल ऑन इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज, ये हुआ इसका, ओके। अब दूसरा हम देखते हैं किसका, आर्टेरियोक्लेरोसिस का, इसका मतलब क्या है। अब देखिए यहां पे इसका मतलब है वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वॉल्स ऑफ आर्टरीज becomes thick and hard, becomes thick and hard, so blood flow is not done easily। देखिए दोनों टर्म्स आपको एक जैसी नजर आएंगी, बट दोनों में फर्क है। आर्टेरियोक्लेरोसिस का मतलब है यहाँ पे आर्टरीज, देखिए दोनों भी आर्टरीज के वॉल के ऊपर ही हो रहा है, इनर लाइनिंग में। जो आर्टरीज है समझो ये तो अंदर वाले में, यहाँ पे कैसे हो जाती है लाइनिंग, यहाँ पे देखेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगी, और हार्ड होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है वो कैसी हो जाएंगी, यहाँ पे फैट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, और उस वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। दोनों का आपको क्या लगेगा, सेम है, बट दोनों अलग अलग है, और दोनों में आपको दिखेगा कि इनर लाइनिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट उसका रीजन अलग है। यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है वो थिक हो जाने की वजह से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और वहां पे जो इनर लाइनिंग है वहां पे फैटी मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होगा। और अगर बाकी की टर्म्स हम देखेंगे, अर्थराइटिस में क्या होता है, अर्थराइटिस में आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स में पेन होगा, ओके। बोन के जहां पे भी जॉइंट्स है, आर्म्स में हो, फिंगर्स में हो, तो वहां पे आपको पेन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे मतलब ये जो है ये इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। और एंजियोजेनेसिस, अब एंजियोजेनेसिस क्या है, एंजियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ओके। यहाँ पे नए ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट होती है जिसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। अब देखते हैं डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। अब देखिए यहाँ पे तो फैटी सब्सटेंस का हमें कुछ दिखा नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं था, रॉन्ग है। यहाँ पे भी कुछ फैटी सब्सटेंस नहीं दिखे, और हमें अगेन यहाँ पे भी कुछ फैटी सब्सटेंस नहीं दिखे, तो इसका राइट आंसर है बी, ओके। इसका राइट आंसर क्या है, बी है, ओके। मिल गया, इसका राइट आंसर क्या है, आर्थेरोक्लेरोसिस। इस टर्म में, इसमें क्या होता है कि इनर लाइनिंग जो है आर्टरीज की, वहां पे फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर से नहीं हो पाता। अब देखिए आगे 12th वाला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा, फिर उससे क्या फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसका ना ही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, ना ही कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ना ही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड, हार्ट अटैक को अगेन क्या बोल सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे इसका भी डायरेक्ट आंसर है क्या? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसे ना ही आर्टेरियोक्लेरोसिस बोलेंगे। हमने क्या देखा आर्टेरियोक्लेरोसिस? अभी देखा हमने, देखिए यहाँ पे पीछे हमने क्या देखा? यहाँ पे आर्टरीज की जो वॉल्स थी वो कैसे हो रही थी? थिक हो रही थी, जिसके वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हार्ट अटैक तो इससे नहीं होने वाला है। हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे हम हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे। अब दूसरा अगर बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसे हम हार्ट अटैक बोलेंगे। ओके, और एंजिना पेक्टोरिस को भी हार्ट अटैक हम नहीं बोलेंगे, और ब्रैडीकार्डिया को भी हम हार्ट अटैक नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब देखिए ब्रैडीकार्डिया मतलब क्या है? यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है स्लो हो जाता है, ब्लड फ्लो इज स्लो, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ओके, और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या हो जाता है? यहाँ पे हार्ट के अंदर जो क्लॉट्स हो जाए, क्लॉट्स एक्ट्स एज अ ब्लॉकेज, और उस वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और उस वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। हार्ट का जो क्या बोलते हैं हम उसे, पंपिंग वाला जो उसका प्रोसेस है वो रुक जाता है वहीं पे, उसे बोलते हैं हम हार्ट अटैक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। CO2 carried from the tissue cells in the blood is in the form of, क्वेश्चन कब आया था? 2019 में आया था। देखिए अगेन CO2 के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे CO2 carried from the tissue cells in the blood is in the form of, अब देखिए यहाँ पे जो CO2 कैरी किया है टिश्यू सेल से, मतलब सेल से या टिश्यू से, मतलब जो सेल से टिश्यू बना है, वहां से CO2 जो निकाल के लाया है इन द ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ, ब्लड में वो कौन से फॉर्म में होता है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा क्या? NaHCO3 एंड KHCO3, ये वाले बाकी के सारे ऑप्शंस इसमें नहीं आएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोब्स इन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स रिस्पेक्टिवली इन ह्यूमन बींग्स इज, अगेन 2019 में आया था। तो यहाँ पे अगेन ह्यूमन बींग्स में कितने लोब्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, वो हमें जानना है। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितने लोब्स होते हैं? 3 and 2, राइट और लेफ्ट में पूछा है, राइट और लेफ्ट, राइट में 3, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। किसमें? ह्यूमंस में। कहाँ पे? उनकी लंग्स में। इसलिए ये सारे आंसर्स क्या है? बाकी के ऑप्शंस है रॉन्ग, और इसका राइट ऑप्शन है 3 and 2। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस MCQs। अब हमने ये MCQs कंप्लीट किए हैं। आप अगेन ये MCQs को पढ़िए, एक बार अगेन देखिए, और स्टडी हार्ड फॉर योर CT एग्जाम। ओके, हम अगेन एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट MCQs को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।